नमस्कार। प्रीवियस लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ डीएनए के विषय में चर्चा की थी। आज हम रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए और वी कैन से सिंथेसिस ऑफ डीएनए अर्थात डीएनए का संश्लेषण या पुनरावृत्ति के विषय में चर्चा करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर राजेश कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। Now, a replication or synthesis of DNA पूर्व स्थित डीएनए मॉलिक्यूल्स द्वारा नए डीएनए मॉलिक्यूल्स का निर्माण डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। अर्थात पूर्व उपस्थित डीएनए मॉलिक्यूल से नए डीएनए अणुओं का संश्लेषण पुनरावृत्ति कहलाती है। डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के आधार पर सर्वप्रथम साइंटिस्ट वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए रेप्लिकेशन की एक सिंपल मेथड प्रस्तुत किया और सिंपल मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार डीएनए रेप्लिकेशन के समय दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन अनकॉइल्ड होकर अलग हो जाती हैं। पृथक हुई दोनों चेन्स एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। आइसोलेटेड चेन्स टेम्पलेट के रूप में कार्य करती है। बेस पेयरिंग की स्पेसिफिसिटी के कारण आइसोलेट हुई चेन्स का प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड सेल के भीतरी माध्यम में से अपने सप्लीमेंट न्यूक्लियोटाइड्स को आकर्षित कर हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ जाता है। एडेनिन सदैव थाइमिन के साथ और ग्वानिन सदैव साइटोसिन के साथ जुड़ जाती हैं। इस प्रकार दोनों अनकॉइल्ड हुई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पर सप्लीमेंट चेन प्रतिस्थापित हो जाती है। परिणाम स्वरूप पुनरावृत्ति या रेप्लिकेशन के अंत में डीएनए के एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। अर्थात वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए रेप्लिकेशन का एक सिंपल मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर प्रत्येक डीएनए मॉलिक्यूल अपने स्वयं की संरचना को टेम्पलेट के रूप में उपयोग में लाता है और पुनरावृत्ति के लिए आवश्यक पदार्थों का संग्रह कर लेता है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के पूरक होते हैं और पुनरावृत्ति के समय दोनों स्ट्रैंड अनट्विस्ट होकर अलग हो जाते हैं। यह क्रिया एक एंड से शुरू होती है और न्यूक्लियोटाइड्स के नाइट्रोजनस बेसेस के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते चले जाते हैं। बेस पेयरिंग की स्पेसिफिसिटी के आधार पर पृथक हुई दोनों श्रृंखलाओं के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म से अपने सप्लीमेंट न्यूक्लियोटाइड को आकर्षित करता है। जब एक बार न्यूक्लियोटाइड्स अपने हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा अपने सम्मुख स्थित न्यूक्लियोटाइड से जुड़ जाते हैं, तब पॉलीमराइजेशन अर्थात बहुलीकरण की क्रिया के पश्चात एक पूरी कंप्लीट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक सांचे की भांति अपनी नई कॉम्प्लीमेंट्री चेन का निर्माण कर लेती हैं। ये दोनों चेन एक समान होती है और पेरेंट चेन का प्रतिरूप होती है। प्रत्येक हेलिकल की नई श्रृंखला में एक श्रृंखला नई और दूसरी पुरानी होती है। इस प्रकार रेप्लिकेशन के समय डीएनए मॉलिक्यूल का आधा भाग कंजर्व्ड होता है और रेप्लिकेशन की यह विधि सेमी कंजर्वेटिव प्रकार की कहलाती है। नाउ एसेंशियल फीचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए पुनरावृत्ति के अनिवार्य लक्षण कौन कौन से हैं? फर्स्ट है डीएनए हेलिक्स का अकुंडन अर्थात अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। सेकंड, डीएनए सिंथेसिस रिक्वायर्स आरएनए प्राइमर। डीएनए संश्लेषण में आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है। थर्ड, डीएनए सिंथेसिस ऑलवेज प्रोसीड इन अ फिफ्थ टू थर्ड डायरेक्शन अर्थात डीएनए का संश्लेषण हमेशा
5वें से तीसरे सिरे की ओर प्रगति करता है। नेक्स्ट, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट यूज्ड एज सब यूनिट्स ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन, अर्थात बहुलीकरण प्रक्रिया में उप इकाइयों का डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के रूप में उपयोग होता है। नेक्स्ट, डीएनए रेप्लिकेशन इज डिसकंटिन्यूअस, अर्थात डीएनए की पुनरावृत्ति असतत होती है। डीएनए रेप्लिकेशन इज बाइडायरेक्शनल, अर्थात डीएनए की पुनरावृत्ति द्विदिशीय होती है। एंड लास्ट, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, अर्थात डीएनए की पुनरावृत्ति अर्ध संरक्षी होती है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जैसा कि चित्र में दिखाए गए हैं, डीएनए की पुनरावृत्ति अर्ध संरक्षी होती है। रेप्लिकेशन द्वारा निर्मित दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स में से प्रत्येक में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पुरानी और दूसरी नई होती है। पुनरावृत्ति की यह विधि अर्ध संरक्षी विधि कहलाती है और सेमी कंजर्वेटिव मेथड द्वारा डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कुछ एविडेंस दिए गए हैं, जिनमें मुख्य है मेसनसन एंड स्टॉल थ्योरी, कॉरेंस ऑटो रेडियोग्राफी एक्सपेरिमेंट एंड टेलर्स एक्सपेरिमेंट, अर्थात डीएनए की पुनरावृत्ति अर्ध संरक्षी होती है। इसे प्रमाणित करने के लिए साइंटिस्ट मेसनसन एंड स्टॉल ने मेसनसन एंड स्टॉल थ्योरी 1958 प्रतिपादित की। इनके आधार पर उन्होंने ई कोलाई नामक बैक्टीरिया की कई पीढ़ियों को नॉर्मल N14 के स्थान पर जो भारी होता है N15 युक्त कल्चर मीडियम प्रदान किया, अर्थात जो आइसोटॉप है N14 के स्थान पर N15 कल्चर मीडियम में संवर्धित किया। इस प्रकार उनके क्रोमोसोम्स में केवल N15 युक्त डीएनए ही पाया गया। N15 युक्त डीएनए कोशिकाओं को संवर्धन माध्यम से पृथक करने पर इन्हें सामान्य N14 युक्त माध्यम में वृद्धि करने हेतु स्थानांतरित कर दिया गया। एकल पुनरावृत्ति के उपरांत माध्यम से कुछ कोशिकाओं को अलग करने के बाद इनके डीएनए का एनालिसिस किया गया। डीएनए के एक स्ट्रैंड में N15 एंड दूसरे स्ट्रैंड में N14 विद्यमान था। इससे प्रमाणित हो गया कि डीएनए पुनरावृत्ति अर्ध संरक्षित प्रकार की होती है, अर्थात डीएनए निर्माण एवं वृद्धि के फर्स्ट साइकिल के उपरांत सभी नवनिर्मित डीएनए एक हाइब्रिड की भांति होते हैं, एक संकर की भांति होते हैं, जिनमें इनका पुराना स्ट्रैंड N15 युक्त और नवनिर्मित स्ट्रैंड N14 युक्त होता है। इसी प्रकार टेलर के एक्सपेरिमेंट रेप्लिकेशन की सेमी कंजर्वेटिव को प्रमाणित करते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम का प्रत्येक क्रोमेटिड डीएनए के केवल एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल द्वारा निर्मित होता है, अतः यह डीएनए की पुनरावृत्ति को ही प्रदर्शित करता है। डीएनए के रेप्लिकेशन के संबंध में अन्य थ्योरी भी प्रस्तुत की गई, जिनमें कंजर्वेटिव मेथड एंड डिस्पर्सिव मेथड भी शामिल किए जाते हैं। कंजर्वेटिव मेथड के अनुसार डीएनए स्ट्रैंड पृथक नहीं होती और नया डीएनए मॉलिक्यूल्स की दोनों स्ट्रैंड्स नव संश्लेषित होती हैं, जबकि डिस्पर्सिव या परिप्रेक्ष्य विधि में पेरेंट डीएनए के हेलिक्स अनेक स्थानों पर टूटकर खंडों में विभक्त हो जाते हैं और इन छोटे छोटे खंडों में प्रतिरूप डीएनए का संश्लेषण व उनके जुड़ने की क्रिया संपन्न होती है। संश्लेषण की क्रिया खंडों में होने से पुनरावृत्ति के पश्चात प्रत्येक हेलिक्स में अनेक खंड
पेरेंट्स में अनेक खंड नवसंश्लेषित दिखाई देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डीएनए की पुनरावृत्ति अर्ध संरक्षी होती है। धन्यवाद।